सिर्फ सफा नहीं देखता, बाकी सब रिकॉर्डेड सेशन देख नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो 2x हो गया और ये 3x हो गया। तो रेशियोज का क्या मतलब है कि अगर आप कभी भी कोई भी दो वेरिएबल को आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो, तो आपका आप किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द मैथमेटिकल इंप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेशियोज को आप एज फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस कर सकते हो। करेक्ट, जैसे अगर a और b आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, वी कैन आल्सो से दैट द a एंड b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो एक हम वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देख लो, और हम उसको फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट, सिमिलरली सेम चीज को हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ए आपका ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, वी कैन आल्सो से दैट ए अपॉन बी इज 66.67%। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली तुम्हारा रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज आर इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबल वेज ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक वेरिएबल के फॉर्म में, एक कांस्टेंट के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात एब्सोल्युटली बेसिक रेशियोज की। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम रेशियोज की और करते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मान ले ए अपॉन बी अगर रेशियो 2:3 में है, ए अपॉन बी अगर रेशियो 2:3 में है, करेक्ट, तो हम इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज हम करते हैं। अगर ए एंड बी अगर 2:3 के रेशियो में है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे ले लो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये किस रेशियो में होगा? क्या तुम मेरे को कैलकुलेट करके बता सकते हो? बहुत कॉमन सेंसिकल है, और बचपन में हमने इसको किस नाम से पढ़ा था वो भी बता ही देना, लगे हाथ। ठीक है, लगे हाथ वो भी बता ही दो। बचपन में अपन लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, तुम भूल गए हो अलग बात है। ठीक है, तुम्हें याद होगा हमने बचपन में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा था। डू यू रिमेम्बर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ा ही नहीं है। हम जानते हैं कोई रिश्ता नाता नहीं है इस वर्ड के साथ। ठीक है, तो देखो पढ़ा तो है ही। अब तुम चिल मार देते हो। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? ऐसे फैंसी नाम रख देने से बहुत अमेजिंग नहीं हो जाती, बहुत बेसिक चीज है। देखो ध्यान से, ए एंड बी, अपने को करना क्या है यहाँ पे? हमें एक्सप्रेस करना है एज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अगर हम इसको +1 कर दें दोनों साइड, तो हमको मिल जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? मैंने दोनों साइड अगर +1 कर दिया, तो अपने को मिल जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अगर ए अपॉन बी अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 है, तो b अपॉन a इज इक्वल टू क्या है? 3/2। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा रिडक्शन है। मतलब अगर आप रेशियो आप फ्रैक्शन की तरह ही इन्वर्स कर सकते हो, रेशियोज को आप फ्रैक्शन की तरह ही इन्वर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ दोनों साइड में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अपने पास आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज 2/3 में से अगर -1 कर दें, तो आ जाएगा -1/3। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? तो बेसिकली आप यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी अगर आप देखें, तो ये क्या आ जा रहा है? ये क्या आ जा रहा है? अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो बन जाएगा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा, तो आपका -5 आ जाएगा। तो बेसिकली वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं, इन दोनों को खाली डिवाइड कर दो ना भाई, इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दो, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +5 डिवाइडेड बाय -1 आपको -5 मिल जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन में ये सब चीजें समझना इसलिए भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप एग्जाम में सारे स्टेप्स लिखेंगे, तो तू तो लुट जाएगा रे गोटिया। ठीक है, उतना स्टेप्स लिखने का आपके पास स्पेस नहीं होता है, मतलब स्पेस होता है, टाइम नहीं होता है, सो यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, सो वी हैव टू कट द नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट
टू इफेक्टिवली रियलाइज कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं किसी कैलकुलेशन में, एंड हाउ डू वी स्क्वीज इट। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हम सीधा ही ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका सीधा ही ऐसे कर सकते हैं कि 2 + 3 विच इज 5 और 2 - 3 विच इज -1। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज, हमने क्या करा यहाँ पे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हम सीधे ही 2 + 3 अपॉन 2 - 3 इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बोलते हैं। कई बार रेशियो अपने को जो गिवन है, कई बार इस ये वाला रेशियो से ये वाला रेशियो कैलकुलेट करने को मौका आ जाता है, और कई बार यहाँ से इधर जाने का मौका आ जाता है। तो वो एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इसको दिमाग में रखना थोड़ा सा, ठीक है। कम एप्लीकेशन है, लेकिन जब एप्लीकेशन आएगा तब बताना जरूरी नहीं है, पहले से बता देना चाहिए। सुनो ध्यान से, ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब तुम भूल जाओगे तब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स वेरी वेरी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मान ले मेरे पास कोई रेशियो है, लेट्स से द रेशियो इज a अपॉन बी, ओके। a अपॉन बी अगर कोई रेशियो है, अगर वो रेशियो लेट्स से आपका लेस देन 1 है, ओके। अगर मैं सेम नंबर अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करूंगा तो आपका फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लो लेट्स से द फ्रैक्शन इज 3/4। इज 3/4 लेस देन 1? इज 3/4 लेस देन 1? यस, 3/4 आपका लेस देन 1 है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर, कोई भी नंबर ऐड कर दूं, तो यहाँ पे देख से मान ले 1 ऐड करते हैं, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 का वैल्यू होता है 0.8, और 3/4 का वैल्यू होता है 0.75। तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि 4/5 इज वेरी क्लियरली ग्रेटर देन 3/4। तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आप इंक्रीज कर दो सेम नंबर से, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन, आपका कोई भी फ्रैक्शन लेस देन 1 है, आप सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा इंक्रीज। अब इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन लेस देन 1 है, मैं सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान ले न्यूमरेटर में से भी एक कम कर दिया तो 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में से भी एक कम कर दिया तो 3 हो गया। 2/3 का वैल्यू तेरा 0.67 हो जाता है, करेक्ट। और 3/4 का वैल्यू तेरा 0.75 हो जाता है। तो इफेक्टिवली क्या हो जा रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो जा रहा है। तो समझने वाली बात क्या है या सेंटेंस क्या है, whenever we have a ratio which is less than 1, if we add something same number to the numerator and denominator, the fraction increases. If we reduce something from the numerator and denominator, the fraction reduces. I am hoping that this is clear to you. Important from quants, important from DI standpoint also, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक इसका उल्टा भी ट्रू है, ठीक है ना। आशुतोष सिंह सर, मैंने चेक किया, आप सही बोल रहे हो, हाँ, सिंस टाइम इमेमोरियल। आओ देखें एक और इंटरेस्टिंग बात। a/b अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन अपना ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a/b अपना फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 1 है, तो ठीक उसका उल्टा एक्शन होगा। इट विल बी एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट वन, करेक्ट। तो a/b फॉर एग्जांपल लेट्स से 5/4 है। नाउ इफ आई 5/4 इज 1.25, राइट। If I add the same number, let's say I add +1 here also and +1 here also, it becomes 6/5, which is 1.2. Now, when the fraction is greater than 1, then if you add something to the numerator and denominator, then it will decrease. And if you subtract something from the numerator and denominator, then it will increase, which is contrary to what happens when the fraction is less than 1. I'm hoping that this is clear to you. Clear है? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, यहाँ तक वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमने समझ लिया कि रेशियो के अंदर ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। चलो थोड़ी सी बात रेशियोज की करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात रेशियोज की कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेट अस क्विकली गेट इनटू सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, ओके। चलो,
तो एक सबसे सबसे इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है जो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। आपको करना क्या है, आई विल क्विकली शेयर सम रेशियोज। आप मुझे बताओ, आई एम शेयरिंग दीज रेशियोज विद ऑल ऑफ यू इन द चैट। आप मुझे, आपको करना क्या है, आपको रेट करना है बेसिकली। यू हैव टू अरेंज दीज रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई एम होपिंग कि सब लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेते हैं। Let us all try quickly। बहुत सिंपल है, आपके सामने छह फ्रैक्शंस हैं, इनको फटाफट असेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। जल्दी से करिए। दिस इज एन एक्सरसाइज फ्रॉम अ रेशियो कंपैरिजन स्टैंड पॉइंट। फटाफट करके बताओ यार, एक बार जल्दी जल्दी।
आई थिंक सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करा। मोस्टली आई एम होपिंग कि सब लोगों ने ठीक ही कैलकुलेट किया है। द आंसर दैट मोस्ट पीपल हैव पुट इन आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलो आओ देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, हाउ डू वी ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, चलो तो वेरी वेरी क्विकली अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। थोड़ा थोड़ा अब सब लोग रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, आंसर्स देना बंद करो। देखो सबसे पहले, वर यू एबल टू यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर पाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो आप कर पाए तो एटलीस्ट अच्छी बात है, और धीरे धीरे आप स्पीड भी इंप्रूव कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन पहले अभी हम रेशियोज और जो एस्पेक्ट है उसको हम एप्लीकेशन के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं। चलो देखते हैं। लेट्स सी, फ्रैक्शन टेबल से भी कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन टेबल के बिना भी थोड़ा बहुत फ्रैक्शन टेबल यूज करेंगे, और बेसिक एलिमेंट अपना रेशियो वाला यूज करके हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चीजें एकदम एब्सोल्युटली क्विकली ऑब्जर्वेशन वाला एलिमेंट है। ये देखो 3/17 अगर हम देखें, ठीक है, और 20/34, विच वन इज बिगर? 3। चलो सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे बहुत सिंपल, 3/17 और 20/34 अपने को असेंडिंग करना है। कौन सा वाला बड़ा है? ऑब्वियसली फ्रैक्शन लेस देन 1, आप जितना ऐड करते जाओगे इंप्रूव होता जाएगा। तो आपका 20/34 इज ग्रेटर, तो ये अपना डिसाइड हो गया। ठीक है, ये अपना डिसाइड हो जाता है। अच्छा, 3/17 एंड 3/13 में कौन सा बड़ा है भाई? 3/17 और 3/13 में कौन सा बड़ा है? 3/13 बड़ा है। तो बहुत सिंपल है ना, कुछ चीजें तो आप बहुत सिंपल ऐसे अरेंज कर दे, 3/17, 3/13 और 3/12। करेक्ट। तो जितना ज्यादा बेस आपका बड़ा होगा, वो नंबर आपका उतना छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गया फंडा। अच्छा, और यहाँ पे एक नंबर है, दिख रहा होगा, 3/24, है कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा, तो उसको डाल दो भाई यहाँ पे, है कि नहीं? बढ़िया है ना? तो ये वाला काम हो गया। यहाँ पे एक और नंबर है जो दिख रहा होगा, जो आपका 3/33 है ना? तो उसको भी डाल दो। क्लियर है कि नहीं? तो फ्रैक्शन टेबल वगैरह अभी हम लोगों ने ज्यादा यूज किया नहीं है, तो हमने बेसिकली अपने पांच पांच तो अपने वैसे ही डाल दिए। अब बेसिकली अपने को ये सोचना है कि बस 20/34 को कहाँ प्लेस करना है। यस नो बोलो फटाफट चैट में। करेक्ट है ना? अब बस ये अपने को सोचना है कि 20/34 को कहाँ प्लेस करना है। वेरी सिंपल बात है भाई, 3/12 इन सब में सबसे बड़ा नंबर है। 3/12 कितना है? 1/4 है। 1/4 है ना? 3/12 क्या होता है? 1/4 होता है। अच्छा, और ये जो नंबर है, क्या ये 1/4 से ज्यादा है? ये नंबर तो हाफ से भी ज्यादा है। तो 1/4 से डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो बस लिख दो यहाँ पे। कहाँ फ्रैक्शन टेबल लगाने जा रहे हो उसके अंदर? खेल खत्म। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? बन गया। Because to keep it simple, the simpler you keep things, you have better advantages. You have greater advantages. करेक्ट। तो अगर आपने कुछ चीज पढ़ लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको लगा ही दो। मतलब ऐसा थोड़ी कि बंदूक है तो निकाल के चलाने लग जाओगे। ठीक है, उसको रखो। दैट इज इफेक्टिवली a sign of your strength, but you don't have to demonstrate strength everywhere. Correct. So I'm hoping कि समझ में आएगा। Is this clear? Somebody is saying just गाजियाबाद things। ठीक, गाजियाबाद में मेरे साथ एक बार हो गया था, काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स एट IMT गाजियाबाद। तो हम सो बेसिकली ग्रैड ट्रिप बहुत अमेजिंग होता है बी स्कूल में। अभी अगर आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्रेंड्स अगर आपके बी स्कूल के अंदर हैं, या आप किसी को फॉलो करते हो जो बी स्कूल में भी सेकेंड ईयर में, उनका ग्रैड ट्रिप अभी चलना शुरू हुआ है। ये ग्रैड ट्रिप वाला काफी इंटरेस्टिंग होता है ना? अच्छा, ये कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई आर वी प्लेसिंग 20/34 एट द लास्ट? बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वही सबसे एंड में आएगा, है ना जेफ? करेक्ट। सो यू विल हैव व्हाट इज द लार्जेस्ट इन द एंड। करेक्ट, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो ये 20/34 है, 1/4 से तो ज्यादा ही है, तो अपने को समझ ही आ रहा है, तो खेल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं?
है कि नहीं? चलिए, तो आई एम होपिंग ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ग्रैड ट्रिप वाला सीन बहुत बढ़िया होता है सब लोगों का, बहुत बहुत मजे करते हैं सब लोग। तो ग्रैड ट्रिप में इफेक्टिवली होता क्या है कि आप दोस्तों के साथ जाते हो, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हो, बिकॉज अब आपका कॉलेज खत्म होने वाला है, तो आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो, और उसी नॉस्टैल्जिया के नाम पे आप बहुत सारी पार्टी करते हो, करेक्ट ना? तो नॉस्टैल्जिया सिर्फ बहाना है, वो लोगों को बहाना चाहिए होता है पार्टी वार्टी कर लें। ठीक है, तो वो बहाने, वो थीम ढूंढते रहते हैं कि आओ थीम बनाएं। ठीक है, थीम बना के पार्टी करें। ठीक है, सो बी स्कूल में ये होता है कि थीम बनाते हैं, थीम बना के पार्टी करते हैं। ठीक है, तो ये नॉस्टैल्जिया वाला थीम बना के पार्टी कराएंगे, है ना? अभिषेक इज सेइंग कि खर्चा कॉलेज देगा। हाँ देगा, अगर तुम कॉलेज के मेरिट लिस्ट में हो, है ना? और फैमिली इनकम एक सर्टेन लेवल से कम है, वो लेवल ठीक ठाक होता है, बट यू हैव टू गेट इनटू द कॉलेज मेरिट टू बी एबल टू रिसीव इट। ठीक है, पर मिल जाता है कुछ कुछ कॉलेज में, सबका मुझे पता नहीं, बट आई एम लखनऊ में तो मिलता है। ठीक है, चलो, है ना? तो कई बार हमारी पार्टीज, हम ये जो कॉलेज है, कॉलेज ने ही स्पॉन्सर करी थी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो अपना काम हो चुका है, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन जो रेशियोज के ऊपर है, करना चाहते हो? एक और क्वेश्चन रेशियोज के ऊपर है, करना चाहते हो? आओ फिर, आओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट अस ट्राई दिस। थोड़ा सा मैं अभी डीआई वाले जोन में, थोड़ा सा मैं डीआई वाले जोन में एंटर मार रहा हूं, लेकिन ये समझने के लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, समझने के लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार बस ध्यान से इसको ट्राई करते हैं। लेट अस ऑल ट्राई दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा रेशियो ओरिएंटेड, और रेशियो को समझने के लिए बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, सब लोग ट्राई करते हैं, मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। लेट अस ऑल क्विकली डू दिस।
आओ जाओ फिर, आओ देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट इट। अगेन एक और काफी काफी प्यारा सवाल है, और रेशियोज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया टेस्ट होता है इसके अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुली टेस्ट होता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस। व्हाट वी कैन से दैट द लार्जेस्ट बैंक्स आर प्रेजेंट इन। ओके, सबसे पहले तो लेट अस क्विकली मेक सेंस ऑफ द डेटा। आपके पास यहाँ पे कंट्री वाइज एसेट्स दिए हुए हैं और कंट्री वाइज बैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ दीज एसेट्स आर करस्पॉन्डिंग टू बैंक्स इन दीज कंट्रीज, करेक्ट। और फाइनली एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है ना। चलो, ऑस्ट्रेलिया के बैंक्स में जो एसेट है उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है, ठीक है, समझ रहा है। उसके बैंक में, उसके बैंक में एसेट्स जीडीपी से ज्यादा है। कैसा हो सकता है भाई ये, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर से भी डिपॉजिट करवाते हैं, है ना। चलो, फिर भाग जाते हैं, ठीक है। चलो आओ, चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। अब देखो इंटरेस्टिंग चीजें, आप यहाँ पे मजा ही आ जाएगा। देखो, we can say that the largest banks on the basis of assets are present in। largest bank किसको बोलते हैं, जिस बैंक का असेट बड़ा होगा वो बड़ा बैंक होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया विच इज द बिगेस्ट बैंक, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम एसेट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बैंक आपका बन जाता है, कुछ लोग आरबीआई बोल रहे हैं, सब मजाक मत करो भाई, कमर्शियल बैंक की बात चल रही है, तो आपके स्टेट बैंक, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा। सो एसबीआई इज बिगेस्ट फ्रॉम योर एसेट साइज स्टैंड पॉइंट, तो बहुत ही बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बैंक, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। लंच टाइम ओपी हो रहा है चैट के अंदर। तो अब देख यहाँ पे, वो आपका किसी भी कंट्री में बड़े बैंक्स तब होंगे जब एवरेज एसेट पर बैंक हायर होगा। अग्री करते हो, एवरेज एसेट पर बैंक हायर होगा। तो अब देख लेते हैं कि कौन से यहाँ पे ऑप्शंस हैं। चाइना, अप्रोक्सीमेशन का रूल बहुत सिंपल है कि जो भी यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, ये पीछे पीछे तीन तीन वाले छोड़ दो ना भाई। ये पीछे वाले तीन क्या है, टाइम पास कराने के लिए दिया हुआ है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अपने को एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा। ये एग्जाम हॉल में कोई आएगा नहीं बोलने के लिए कि भाई एक काम करो तीन वाले हटा दो, लास्ट के तीन वाले फिर फालतू में डिस्टर्ब करेंगे। देखो, अब चाइना में एसेट्स पर बैंक कितना हो जाएगा, 1584 डिवाइडेड बाई 25, करेक्ट, चाइना। जापान में देखते हैं, जापान में देख, नंबर ऑफ बैंक्स भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एसेट्स रिड्यूस, यहाँ पे सिर्फ 4 गुना बढ़ा। यहाँ पे देख, एसेट्स लगभग लगभग 1600 के आसपास है, और यहाँ पे लगभग लगभग 6400 के आसपास है। तो एसेट लगभग लगभग 4 गुना बढ़ा, और नंबर ऑफ बैंक्स यहाँ पे 7 गुना बढ़ा। तो ओवरऑल नंबर आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए अभी तक चाइना और जापान में चाइना आगे चल रहा है। कितने लोगों को समझ में आया, ये जो हमने किया बंधु, इसको बोलते हैं रेशियो कंपैरिजन, ठीक है। रेशियो कंपैरिजन इसी को हम बोलते हैं, होपिंग के समझ में आएगा। रेशियो कंपैरिजन का मतलब नहीं कि हर बार रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करें, ओके। वी कैन कंपेयर इट लाइक दिस। अभी देखो आगे चलते हैं, साउथ कोरिया देखेंगे। चाइना जीत रहा है, जापान अभी गेम से बाहर है, ठीक है। मैंने क्या बोला जापान के लिए, फिर से सुन लो। देखो, जापान के लिए रेशियो क्या होगा, लिख दो, ठीक है ना। 6567 डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ बैंक्स, यही होगा ना जापान के लिए। एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो जितने लोगों को फिर डाउट है, ठीक है ना। अभी भी नहीं चमका तो मैं दूसरे कलर से लिखूंगा तो चमकेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1584 और 6567 रेशियो क्यों ले रहे हैं जरील, बहुत सिंपल है कि आपके बैंक्स, लार्जेस्ट बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे। एवरेज एसेट पर बैंक अगर बड़ा है तो बैंक्स बड़े हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिसमें 20 बैंक्स हैं, ठीक है, और हर एक बैंक में 1-1 करोड़ रुपए है, करेक्ट। वर्सेस एक और कंट्री है जहां पे 2 बैंक्स हैं, उन दोनों बैंक्स में 10-10 करोड़ रुपए हैं। कहाँ पे बड़े बैंक्स हैं, कहाँ पे बड़े बैंक्स हैं। देखो टोटल एसेट तो 20 करोड़ ही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे 1-1 करोड़ के छुट्टे छुट्टे बैंक्स हैं, यहाँ पे 10-10 करोड़ के 2 बैंक्स हैं। तो इफेक्टिवली बड़े बैंक कहाँ पे हुए, सेकंड वाले केस में। तो आपका एवरेज एसेट पर बैंक इज इफेक्टिवली डिफाइनिंग कि बड़ा बैंक कहाँ पे है, करेक्ट है ना। समझ में आया। अब देखो, चाइना और जापान का कंपैरिजन हम कर रहे हैं,
देखो ये जो नंबर है 1600 के आसपास है, ये जो नंबर है 6400 के आसपास है। 16 इंटू 4 is 64, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स न्यूमरेटर है हो रहा है। और यहाँ पे 25 इंटू 7 is 175। अब ये इंटू 7 पे इतना आश्चर्य क्यों, जबकि हमने टेबल 30 तक किया हुआ है। यस और नो बोलो। तो 25 इंटू 7 175। तो न्यूमरेटर अपना 4 टाइम्स हो गया और डिनोमिनेटर 7 टाइम्स हो गया। अगर डिनोमिनेटर तेजी से बढ़ेगा तो नंबर को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो देयरफॉर जापान इस रेस से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है खेल, आपको समझ में आया जापान क्यों रेस से बाहर हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। 3 डिजिट का लॉजिक बहुत सिंपल है रुद्रा, ये पीछे वाले जो 3 3 डिजिट हैं उनका सिग्निफिकेंस कम है। अगर मैं ये लिखूं कि 372501 ऐसा है, मान लो किसी दोस्त से तुम्हें इतने पैसे लेने हैं, है ना, किसी दोस्त से तुम्हें इतने पैसे लेने हैं, ठीक है ना, और वो दे नहीं रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, कभी तुम जाते हो तो वो बोलता है कि मस्त संडे को नहा धो के आ। ठीक है ना। अगर वो तुम्हें लेट्स से 372500 भी दे देगा तो चल जाएगा ना, या ये 501 भी नहीं देगा, अगर ये 5 की जगह पे भी 000 दे देगा तो चल जाएगा ना। लेकिन ये आगे वाला अगर 37 नहीं देगा तो, आगे वाला 37 नहीं देगा तो, ठीक है ना, बोलेगा कि पीछे वाला ले लो भाई, पीछे वाला 501 ले लो, आगे वाला। सो बेसिकली तुम्हारे जो आगे के नंबर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पीछे वाले एलिमेंट्स को उड़ा डाला। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है ना। फिर दोस्त दोस्त ना रहा गाना पड़ेगा तुम्हें। साउथ कोरिया के केस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। साउथ कोरिया देखो, यहाँ पे कहाँ पे ये देखा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में देख, अपना टोटल बैंक्स तो उतना ही है, लेकिन एसेट काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे 1500 है और यहाँ पे 532 हो गया, तो साउथ कोरिया भी गेम से बाहर। ताइवान में देखो, ताइवान में तो और बुरा हाल है। यहाँ पे आपका एसेट भी रिड्यूस हो गया और नंबर ऑफ बैंक्स भी इंक्रीज हो गए। न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। तो फिर अभी भी चाइना लीडिंग भाई, नेक्स्ट लेवल। लगता है इंडिया को ही आना पड़ेगा। एनीवेज, आगे चलते हैं। हांगकांग, हांगकांग देखते हैं हांगकांग का क्या सीन है। ये देखो हांगकांग का सीन। हांगकांग में बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। यहाँ भी आपका, यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। फायदा ही नहीं है, ये भी गया। आंसर क्या हो गया, चाइना। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। तो हमने क्या करा, क्या हमने एक्चुअली कुछ सॉल्व किया? Did we actually solve any ratio? We did not solve any ratio. That is the beauty of ratio comparison. ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेशियो कंपैरिजन, कि हमने एक्चुअली सिर्फ कंपैरिजन किया, हमने सॉल्व तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, दैट इज हाउ वी विल यूटिलाइज डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी रेशियो कंपैरिजन। हमको सॉल्व नहीं करना होता है ना। आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है ना। हांगकांग में कुछ नहीं है, आपका जो न्यूमरेटर है वो रिड्यूस हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है केशव। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस क्विकली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। इंडिया जीडीपी, अब ये देखो इंडिया की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, विश्व गुरु। इंडिया जीडीपी इज हाउ मेनी टाइम्स द जीडीपी ऑफ सिंगापुर। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख इंडिया का एसेट वैल्यू दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये आगे वाला ले लेते हैं, पीछे वाला 3 बता दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो इंडिया का एसेट हो जाएगा 162, और एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया के केस में दे रखा है 14%। तो आपका जीडीपी हो जाएगा 162 अपॉन 0.14। ये कितने लोगों को समझ में आया? अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हारा बेसिक रेशियोज या बेसिक परसेंटेजेस एकदम पिट्टूस क्लियर है, एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल, एकदम क्लियर अगर दिखाई दे रहा है ना। और एक बार फटाफट चैट में बता दो। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजों में अपन फंस के रह जाते हैं और कैलकुलेशंस में हम कभी इंप्रूव नहीं करते। ठीक है, तो ये चीजें मतलब अगर क्लियरली दिखाई दे रही हैं तो आप ऑलरेडी यू आर वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी प्रिपेयरिंग कैट दिस सीजन। ठीक है, तो ये चीजों में भी लोग फंसते हैं। हमें लगता है कि यार ये क्या बड़ी बात है, बड़ी बात हो जाती है बहुत सारे लोगों के केस में, है ना। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है ना। स्नेहादरा अच्छा लगा तारीफ सुन के, मजा आया। अरे भाई, स्किल है, ये भी सीखना है। आगे चलते हैं, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। 162 अपॉन 0.14, ये बन गया हमारा इंडिया के केस में जीडीपी। और सिंगापुर के केस में जीडीपी देखो 129 है अपना यहाँ पे, 129 है यहाँ पे। और अपना यहाँ पे अगर हम देखें एज परसेंटेज, तो ये आपका 184% है। तो हमको 1.84 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है कि नहीं? परफेक्ट है, बहुत ही बहुत सही, बहुत ही बहुत सही। अब देखो इसको ध्यान से, बहुत ब्यूटीफुली। अब ये पूछ रहा है कि इंडिया जीडीपी इज हाउ मेनी टाइम्स द जीडीपी ऑफ सिंगापुर, कितने कितना गुना है, वो कैलकुलेट करना है। देखो बहुत आसानी से करते हैं। देखो ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेटली इसको 160 है, ये 130 है, मतलब 16/13। 16/13 आपका फ्रैक्शन टेबल क्लियर है, तो 1 + 3/13 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3। एग्जैक्ट तो चाहिए ही नहीं, 1.2 1.3 के आसपास। ठीक है, इज दिस क्लियर टू? तो 1.2 के आसपास हो जाएगा, 1.2 ले लेते हैं, ठीक है ना। 1.2 ले लिया। यहां तक सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं, फटाफट बोलो। ब्रिलियंट, है ना। 1.2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे सिंगापुर टू इंडिया आपका न्यूमरेटर 1.2 टाइम्स हो जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 1.84 184 है। तो 14 से 1 टाइम्स 14 एंड 4 एंड 4, तो 13 टाइम्स हो रहा है। बेसिकली डिनोमिनेटर 1/13 टाइम्स हो रहा है, और न्यूमरेटर 1.2 टाइम्स हो रहा है। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 1 अगर 13 करें, तो इफेक्टिवली 13 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और 13 × 12 अपना नंबर दे देगा 15.6। 15.6 अपना नंबर यहाँ पे बन जा रहा है, विच इज क्लोज टू द नंबर दैट इज 16। अब हमने इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन मारा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 16 टाइम्स। मोटा मोटा आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और एग्जैक्ट ले लें, और हम यहाँ पे और एग्जैक्ट ले लें, देखिए यहाँ पे 116 है और यहाँ पे 13 है ना। तो 1 + 3/13 और एग्जैक्ट ले लें, तो एकदम क्लियर और क्लियर दिखाई दे देगा। देखो अपन 3/13 है, 1/13 हमारा नंबर कितना बन जाता है? 7.7 बन जाता है। तो 3 से लेंगे तो ये अपना कितना बन जाएगा? 23। करेक्ट, मतलब इफेक्टिवली 1.23 बन जाएगा। हमने सिर्फ 1.2 लिया, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 16 क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मोर देन 16 टाइम्स। कितने लोगों को समझ में आया? अगेन, यहाँ भी हमने कोई बहुत मेजर कैलकुलेशन नहीं किया है, या हमने सिर्फ रेशियोज कंपेयर करें। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ठीक है, तो रेशियो कंपेयर करके अपना काम हो जाता है। तो रेशियोज को इंडिविजुअली क्यों सॉल्व करें, है ना। आप इफेक्टिवली अगर हम नॉर्मली देखें तो लोग क्या करेंगे? ये वाला रेशियो सॉल्व करेंगे, ये वाला रेशियो सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपेयर करो, रेशियोज कंपेयर करना सीखेंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट स्किल वी हैव टू डेवलप। इज दिस पार्ट गेटिंग क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? एक बार फटाफट बता देंगे चैट के अंदर। ब्रिलियंट, वेरी वेरी नाइस। तो हमने दो क्वेश्चंस देखे जिसके अंदर एक बढ़िया एप्लीकेशन देखने को मिला। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट सब लोगों से करूंगा, जितने भी लोग फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं किसी भी बुक से सॉल्व ना करें। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एनी बुक और एनी मटीरियल वाइल यू आर डूइंग दीज फाउंडेशन एलिमेंट्स। मतलब रूट आपको क्यूब रूट 739 का निकालना है, ये किसी बुक में जाके पता नहीं चलेगा, आपको पता है। ठीक है, या अगर आपको लेट्स से फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है 621 का, तो ये किसी बुक में जाके पता नहीं चलेगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट, जो मर्जी सॉल्व करना है सॉल्व करो, अप्लाई करो, टाइम स्पेंड करो, एंड कीप वर्किंग ऑन इट। काफी सारी चीजें क्यूरियोसिटी से क्लियर होती हैं। अगर क्यूरियोसिटी से कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिमाग में आता है, ग्रुप पे शेयर करो, डिस्कस करो, तो और मजा आएगा, और काफी सारी चीजें वहां से क्लियर होके निकलेंगी। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ हम थोड़ी सी बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर रेशियोज। तो रेशियोज के स्टैंड पॉइंट से एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट की बात करेंगे, विच इज नोन एज प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। समझते हैं वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, लोग भाई फटाफट कैलकुलेट भी कर दे रहे भाई, नेक्स्ट लेवल, क्या बात है, स्पीड है, वेरी गुड। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी की बात करते हैं।
मान ले whenever product of two variables is a constant, whenever product of two variables is a constant, length into breadth area हो गया, या anything speed into time is equal to distance हो गया, ये कोई भी आप एलिमेंट कर लो, ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट कर लो, तो आपका काम, अभी भी लोग भाई वहीं लगे हुए हैं, भाई वापस आ जाओ यार, तुम कर लोगे, इतना विश्वास रखो अपने ऊपर, है ना। हर चुनौती का स्वीकार वही करते हैं जिनको एक्चुअली अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं होता है। कम बैक, देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका इस टाइप का सिनेरियो, है ना, जब आपका इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिले। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। तो कोई भी सिचुएशन इस टाइप का मिले तो आप प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यूज करेंगे जब वेनेवर प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। फंडा क्या है? फंडा बहुत सिंपल है, फंडा बहुत ही बहुत सिंपल है। अगर एक वेरिएबल आपका 1/x फ्रैक्शन से इंक्रीज होता है तो दूसरा वाला 1/x+1 फ्रैक्शन से रिड्यूस हो जाता है। इसको जम के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज जाने के बाद, सेशन के बाद, ठीक है। बिटवीन टुडे टुमारो जम के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जब हम कल स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जम के, so that we are able to utilize this and apply in some really interesting problems। देखो, अगर मान ले कि हम कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, उसमें अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फ्रैक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, 30 × 20 इज इक्वल टू 600, है ना। हरबंस इज सेइंग कि सर रेशियो कंपैरिजन पिट्टूस नहीं हुआ, सिर्फ क्लास से पिट्टूस नहीं होगा, ठीक है, और सिर्फ क्लास से कैट भी क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, सो रिमेंबर दैट, ठीक है। जो तुमको लगता है कि जिम में जाके बॉडी बन जाएगी, नहीं बनती है, बॉडी एक्चुअली जिम के बाहर बनती है, ठीक है। जिम तुम्हारा मोटिवेशन बनाए रखता है कि अपने को एफर्ट मारना है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप बाकी टाइम भी थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि 2-4 दिन जिम छोड़ के देखो, तुम खुद ब खुद जंक खाना लग जाओगे, तुमको लगेगा कि जिम तो छोड़ ही दिया है तो जंक खाने में क्या बुराई, करेक्ट। सो बेसिकली, बेसिकली जब आप जिम छोड़ेंगे तो आपको उसी तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा, वो आपको मेंटली इंपैक्ट करता है, आप जंक खाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन दिस सिनेरियो आल्सो, ठीक है। तो ये आपका जिम है, और जो आपका ग्रुप है वो आपका लगातार डाइट है, ठीक है। तो वो डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी बनना है, तो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अपने को प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारे रेशियोज लो, कंपेयर करो, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये कौन से बुक के रेशियोज हैं ये? बताओ अर्जुन, कौन से बुक से उठाए थे रेशियोज? किसी बुक के रेशियोज नहीं है, कोई बुक नहीं है, ठीक है ना, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। 30 × 20, 30 × 20 इज इक्वल टू 600, ठीक है ना। 30 × 20 600। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे घर पे, मतलब तुम्हारे किसी रिलेटिव के घर पे शादी है, ठीक है। तो 30 km/h से आप ट्रैवल करते हैं, तो आपका 30 किलोमीटर का अगर आप एवरेज लेके स्पीड चलते हैं, आपको 20 घंटे लगते हैं पहुंचने में, ठीक है। 600 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगा, करेक्ट। अब अगर मान लो आपको यहां पहुंचना है 15 घंटे में, तो आपको स्पीड को किस परसेंटेज से इंक्रीज करना पड़ेगा? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अगर मेरे को 15 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड किस परसेंटेज से चेंज होना चाहिए, इज माई क्वेश्चन। तुम रेशियो से बता दो, तुम परसेंटेज से बता दो, जैसे मर्जी वैसे बता दो, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर, ओके। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। देखो, तो स्पीड यहाँ पे देखो, अगर टाइम को
तो टाइम आपका 5 से रिड्यूस हो रहा है। टाइम कितने से रिड्यूस हो रहा है? 5 से। तो फ्रैक्शन में देखें तो 20 के बेस पे 5 मतलब 1/4। यस नो बोलो फटाफट चैट में। 20 के बेस में 5 मतलब 1/4 का रिडक्शन है। अगर कोई नंबर 1/x से इंक्रीज होता है तो दूसरा 1/x माइनस 1 से 1/x से इंक्रीज होता है तो 1/x प्लस 1 से रिड्यूस हो जाता है। और अगर कोई नंबर 1/x से रिड्यूस होगा तो 1/x माइनस 1 से दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लो और अब इसका एप्लीकेशन देख लो। अगर कोई नंबर 1/4 से रिड्यूस होगा तो 1/4 माइनस 1 से दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। 1/4 माइनस 1 मतलब 1/3 से इंक्रीज होगा। 1/3 से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? 33.33%। तो आपका जो स्पीड है वो 33.33% से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर 1/3 से इंक्रीज हो जाएगा। 1/3 से इंक्रीज होगा मतलब 30 का 1/3 कितना होता है? 30 का 1/3 होता है 10। 10 से इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड हो जाएगा 40। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट बोलो एक बार चैट में, है ना? कितने लोगों को समझ में आया? क्या 40 इंटू 15 भी होता है? क्या 40 इंटू 15 भी होता है 600? आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? आई एम होपिंग कि समझ, इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने यूटिलाइज जो किया इसे हम कहते हैं पीसी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। आपको करना क्या है? आपको बहुत सिंपल करना है, आपने प्रैक्टिस करना है। एक और एग्जांपल देता हूं, चलिए लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको करना क्या है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट आपका, लेट्स से यू हैव अ फिक्स्ड डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, आपका हर महीने का जो स्पेंड है, ठीक है, इज फिक्स्ड। ठीक है, अगर आपका एवरेज प्राइस, अगर आपका एवरेज प्राइस 20% से इंक्रीज हो जाता है तो बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन मस्ट रिड्यूस टू मेक श्योर दैट द स्पेंड इज अ कांस्टेंट? इफ your the price increases by 20%, what should be the percentage change in consumption so that the spend remains a constant? कितने लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया? इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स भी एक्चुअली काफी हद तक मैथमेटिकल है। ओके, तो 20% से अगर इंक्रीज हो गया, मतलब 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा बंधु? 20% का मतलब 1/5। अगर 1/5 से एक नंबर आपका इंक्रीज होता है, आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या फिर स्पेंड्स। स्पेंड्स तेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पेंड्स तेरा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो स्पेंड्स अगर कांस्टेंट है तो हम 1/5 से अगर एक नंबर को इंक्रीज करेंगे, 1/x से अगर एक को इंक्रीज करेंगे तो 1/x प्लस 1 से दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1 से दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, विच इज 1/6 का रिडक्शन, विच इज 16.67 का रिडक्शन। यस नो बोल फटाफट चैट में। ऐसे हजारों क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर सकता हूं और तुम भी, तो करो क्रिएट और सॉल्व करो। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? किसी भी सिनेरियो में प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट, तुम क्वेश्चन बना सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अज्यूम करेगा जब हम कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मिला के कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम पहले ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए, मजे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे पी है प्राइस, सी क्या है? सी है कंजम्पशन, स्पेंड्स क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ आया होगा, और समझ आया तो मजा भी आया होगा। आई मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन with some really interesting conversations going forward. We'll extend it, solve some questions from product constancy standpoint, some questions from proportion standpoint also, and then moving into the next bit. ठीक है, tomorrow you have VARC also, next day also you will have VARC, तो आपके VARC के भी सेशंस होने वाले हैं, and then you have DILR sessions also. Okay, we will have, so this weekend we are going to have 2 tests.
Last weekend we had VARC test. This weekend we are going to have QA test from a foundation standpoint and DILR test from a foundation standpoint as well. ठीक है? Thank you so much guys for joining in. Effort मारते रहिएगा. मिलते हैं in the next session. Till then, God bless. Take care and bye bye.